Hello, good morning my dear student. Today I will discuss on the sequencing problem. लास्ट क्लास में अपन ने जो डिस्कस किया था उसके करस्पॉन्डिंग अब अपन दूसरा टॉपिक आपका स्टार्ट होता है जिसको अपन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट डू यू मीन बाय द सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम एंड व्हाट इज नीड ऑफ द सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम होती क्या है और सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम को अपन को नीड क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उसके लिए अपने पास में सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है। पहले तो सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी वर्क को, किसी भी अपने पास में जो काम होता है उसको सही मैनर्स में डिजाइन करना, सही मैनर्स में कंप्लीट करना ही क्या कहलाता है आपके पास में सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। मतलब अपन ने कोई भी काम किया, अगर उसको अपन सही तरीके से सही ढंग से नहीं करते हैं तो उसके अपने पास में डिफरेंट डिसएडवांटेज होते हैं। तो सीक्वेंस का मतलब है कि किसी एक एप्रोप्रिएट मैनर्स में किसी भी प्रोजेक्ट को डिजाइन करना ही क्या कहलाता है आपके पास में सीक्वेंस में कहलाता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कोई भी अपना काम करते हैं तो पहले उसको 0 लेवल पे, फिर 1 लेवल पे, फिर 2 लेवल पे, फिर 3 पर, फिर 4 पे, फिर आफ्टर दैट कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस प्रॉब्लम को डिजाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास ये क्या होती है, आपके पास सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इसको तो क्या बोलते हैं अपन, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। मीन्स अपन किसी भी प्रोजेक्ट को एक एप्रोप्रिएट, एक सही ढंग से मैनर में, गुड मैनर्स में डिजाइन करना ही क्या कहलाता है आपके पास सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम कहलाता है। ठीक है। तो अब इसकी नीड क्यों पड़ी, अब इसको अपन को जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि आज के ज़माने में अगर अपन किसी की काम को सही ढंग से, सही प्रॉपरली तरीके से नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में अपने पास बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। उन डिसएडवांटेज को बचने के लिए अपन को क्या पड़ा, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम की नीड पड़ी। तो देखिए उनमें क्या होता है, सबसे पहले आता है आपके पास में टाइम। अगर अपन कोई भी काम तरीके से नहीं करते हैं, ढंग से नहीं करते हैं, सीक्वेंस के साथ में नहीं करते हैं तो वो अपने पास में सबसे मेनली जो टाइम है वो क्या हो जाता है, टाइम एक्सपेंड हो जाता है, टाइम अपना ख़राब हो जाता है अपना अगर सही तरीके से। और अगर सीक्वेंस के साथ में करेंगे तो अपना जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो एक अपने पास में डिसएडवांटेज क्या है आपके पास में, टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से हो जाएगा। दूसरा है अपने पास में क्या है, कॉस्ट। अगर अपन सीक्वेंसिंग तरीके से कोई भी काम करते हैं, कोई भी तरीके से काम करते हैं तो उसका आपका क्या है, कॉस्ट जो होता है किसी भी प्रोजेक्ट का वो क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आपके पास प्रॉफिट। अगर किसी की कॉस्ट कम हो जाती है तो उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमको ज़्यादा मिलेगा। तो इन तीनों फैक्टर को देखते हुए अपन को क्या हुआ, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम की नीड पड़ी, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का अपन को क्या पड़ा, आवश्यकता हुई। ठीक है। तो ये किसके लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, कॉस्ट के लिए एंड प्रॉफिट के लिए। तो ये क्या होती है आपके पास में, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम की नीड। ठीक है। इन सभी को देखते हुए अपन पढ़ेंगे आज सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। ठीक है। तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का मतलब समझ में आया। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का मतलब है कि किसी भी प्रोजेक्ट को आप एप्रोप्रिएट ढंग से, एप्रोप्रिएट मैनर्स में डिजाइन करना ही क्या कहलाता है आपके पास में, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है। जिसमें अपने पास में टाइम की प्रॉफिट हो जाती है, कॉस्ट की हो जाती है और प्रॉफिट अपने पास में मैक्सिमम हो जाता है। ठीक। तो इसलिए अब इसमें क्या है, आपके पास में डिफरेंट मशीन दे रखी होंगे और डिफरेंट आपके पास में जॉब दे रखी होंगे। उन मशीन और जॉब के करेस्पॉन्डिंग आपको क्या करना होगा, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट कराना होगा और उस प्रोजेक्ट के द्वारा कितना आपके पास टोटल टाइम एक्सपेंड होता है, कितना आपके पास टाइम आइडियल बचता है। तो वो सारी चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले यूनिट में पढ़ना पड़ेगा, इस वाले यूनिट पे पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ सिंपल सी टर्म होती हैं जिनको अपन बोलते हैं, देखिए जाएगा कि सबसे पहले आता है आपके पास प्रोसेसिंग टाइम। तो व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेसिंग टाइम? प्रोसेसिंग टाइम मतलब एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है ना, वही का टाइम क्या कहलाएगा आपके पास में, प्रोसेसिंग टाइम कहते हैं। मान लो आपने 0 से स्टार्ट किया और वो 30 डे में कंप्लीट हुआ कोई प्रोजेक्ट, तो वो उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना हो गया, 30 डे। तो दैट मीन्स बाय द प्रोसेसिंग टाइम, जिसको अपन टी से डिनोट कर देते हैं, जिसको अपन टी से डिनोट कर देते हैं। एक होता है आपके पास में प्रोसेसिंग ऑर्डर, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, प्रोसेसिंग ऑर्डर। प्रोसेसिंग ऑर्डर का मतलब होता है आपके पास में कि सीक्वेंस,
एक मतलब सही तरीके से सही मैनर्स में डिजाइन करना, जिसको अपन क्या बोल देते हैं कि एप्रोप्रिएट ऑर्डर का मतलब होता है आपके पास में सीक्वेंस। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं अपन, सीक्वेंस। उसके बाद निकालते हैं अपन आइडियल टाइम फॉर M1 एंड आइडियल टाइम फॉर M2 या आइडियल टाइम फॉर M3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है आपके पास, आइडियल टाइम। आइडियल टाइम का मतलब होता है इसी को कि जब अपनी मशीन स्टॉपिंग कंडीशन में होती है, जब कोई मशीन अपने पास काम नहीं कर रही होती है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है, उस टाइम को बोला जाता है क्या, आइडियल टाइम। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, अपन आइडियल टाइम, जिसमें क्या बोल सकता हूँ मैं, स्टॉप टाइम, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, आइडियल टाइम बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास में लिख लिया अपन ने टोटल इलेप्स टाइम। इसी का दूसरा नाम बोल दिया जाता है क्या, टोटल इलेप्स टाइम। टोटल इलेप्स टाइम, टोटल इलेप्स टाइम मतलब अपने पास में कितना आपने जो वर्क है वो कितना कंप्लीट किया है, वो क्या, उसको क्या बोल देते हैं, टोटल इलेप्स टाइम। ठीक है, तो इनको अपन क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अब देखिए कुछ आपके पास में क्या है कि कुछ सीक्वेंस प्रॉब्लम को डिजाइन करने का, कुछ सॉल्व करने के कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ आपके पास में क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है। तो ये क्या है देखिएगा, ओनली वन जॉब कैन बी प्रोसेस्ड ऑन ए मशीन एट ए टाइम। मतलब एक टाइम पर आपके पास एक ही जॉब कंप्लीट की जाएगी एक मशीन के द्वारा। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे आप डबल डबल काम करो, नहीं, एक टाइम पर एक ही मशीन द्वारा एक ही काम किया जाएगा एट ए टाइम पर। तो अपने पास में क्या करना है, अपने पास में कि एट ए टाइम एक मशीन एक काम करेगी, एट ए टाइम वन मशीन वन जॉब। ठीक है, एक टाइम पर एक जॉब कंप्लीट करेगी। इफ द प्रोसेसिंग ऑफ द जॉब स्टार्ट ऑन द मशीन देन इट मस्ट कंटिन्यू टिल द कंप्लीटेशन। अगर आपकी कोई भी मशीन आपने स्टार्ट कर दिया तो वो वाला प्रोसेसिंग टाइम आपके कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, जहाँ तक अपने पास में पूरा खत्म होने तक का टाइम है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने तक का टाइम कहलाता है, वही क्या कहलाता है आपके पास में, प्रोसेसिंग टाइम बोलते थे। ठीक है, और द टाइम टेकन बाय द जॉब is moving from the one machine to another machine is negligible is taken as a zero। जब आप कोई भी मशीन के पास में कोई भी टाइम नहीं होता है, कोई भी जिसको किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जो टाइम होगा उसको अपन क्या ले लेते हैं, मिनिमम टाइम। मिनिमम मतलब है एज ए मतलब जीरो कंसिडर करके चलते हैं। जब आपने कोई भी काम कोई किया ही नहीं तो उस पर आपका टाइम कुछ भी एक्सपेंड नहीं होगा, टाइम एक्सपेक्ट नहीं होगा, तो उस वाले टाइम को क्या कंसिडर करके चलते हैं, जीरो कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को अपन पास में सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं बता देता हूँ आपके पास में कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सबसे पहले आपके पास में क्या दे रखा होगा, सपोज दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या निकालना होगा, सीक्वेंस निकालना होगा। सपोज दैट आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, जैसे जवाब जॉब और यहाँ पर दे रखा है प्रोसेसिंग टाइम फॉर M1 मशीन एंड प्रोसेसिंग टाइम फॉर M2 मशीन। ये आपके पास कोई जॉब है जिनको अपन डिनोट कर देते हैं किससे, A, B एंड C एंड D एंड E। ठीक है, और ये आपके पास में डिफरेंट टाइम है। सपोज दैट इसके लिए TI1, इसके लिए TI2, जिसके लिए TI3 और इसके लिए TI4 और इसके लिए आपके पास में TI5। ठीक है, इसी तरीके से इसके लिए भी देखा जाएगा आपके पास में, इसको ही बोल देते हैं अपन TI1 और इसको नाम दे दिया मैंने TJ1, इसको दे दिया TJ2, इसको दे दिया TJ3 और इसको दे दिया मैं TJ4 और इसको दे दिया मैं TJ5। ये अलग अलग डिफरेंट टाइम है। ये किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये जॉब है, जॉब को आप ABCD XYZ PQRS किसी से भी डिनोट कर सकते हो, 1 2 3 से भी डिनोट कर सकते हो, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो, क्योंकि किसी भी काम का कोई भी नाम हो सकता है।
ठीक है। तो ये आपने डिनोट कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि ये वाला जो टाइम है M1 मशीन द्वारा ये वाली जॉब कंप्लीट करने में इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, इतना टाइम लग रहा है, तो वो आपको टाइम आपको पहले से ही दे रखा होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको सीक्वेंस निकालना है। तो सीक्वेंस निकालना है मतलब आपको कौन सी, पहले सीक्वेंस का मतलब पहले कौन सी जॉब कंप्लीट करानी है, फिर उसके बाद में आफ्टर दैट कौन सी जॉब कंप्लीट करानी है, फिर उसके बाद में आफ्टर दैट कौन सी जॉब कंप्लीट करानी है। तो उसके लिए अपने पास में जैसे मान लो ये सीक्वेंस निकालना होता है, तो सीक्वेंस निकालने के लिए आपके पास में मैनर्स है कि जैसे मान लो अगर आपका जो मिनिमम टाइम है, जो मिनिमम टाइम देखते हैं, इसमें सबसे पहले सीक्वेंस निकालने के क्या करोगे, जो आपको टाइम दे रखे हैं T11, T12, TI1, TI2, T3 जो इसमें, तो इसमें सबसे मिनिमम टाइम जो है उस वाले मिनिमम टाइम को आप कंसीडर करोगे सबसे पहले। अगर वो वाला मिनिमम टाइम अगर M1 मशीन में आता है तो आप उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे। कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, फर्स्ट से, मतलब उस वाली जॉब को सबसे पहले कंप्लीट करोगे। कहाँ से, स्टार्टिंग से। कब, जब M1 में आता है जो मिनिमम टाइम। ठीक है, अगर वही टाइम अगर आपके पास में किस में आता है, M2 में आता है, तो उस वाले टाइम को आप स्टार्ट कर दोगे, उस वाली जॉब को स्टार्ट कर दोगे कहाँ से, लास्ट से। उस वाली जॉब को कहाँ से स्टार्ट कर दोगे आप, लास्ट से। ठीक है, तो सपोज दैट आपके पास में आपका मिनिमम टाइम आया, मान लो पहले M1 में आया, M2 में आया। M1 में आया तो कहाँ से स्टार्ट कर दोगे, फर्स्ट से, और अगर M2 में आता है तो उसको कहाँ से स्टार्ट कर दोगे, लास्ट से। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, फिर डिफरेंट तरीके से आप सीक्वेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो सीक्वेंस निकालने के बाद अब निकालना होता है आपके पास में टोटल इलेप्स टाइम। टोटल इलेप्स टाइम मतलब आपके पास स्टार्टिंग टाइम कहाँ से होता है, जीरो से अपन स्टार्ट कर देते हैं, और अपने पास जीरो से स्टार्ट होकर जहाँ पर अपना प्रोजेक्ट खत्म होता है उसी वाले टाइम को क्या बोल दिया जाता है, टोटल इलेप्स टाइम। फिर निकालना होता है आपके पास आइडल टाइम। तो आइडल टाइम अपन निकालते हैं किस तरीके से, कि जहाँ पर अपने पास में मशीन ने कोई भी काम नहीं किया हो और इन स्टॉपिंग कंडीशन में हो, इन स्टेबल कंडीशन में हो, जब अपने पास में नॉट वर्किंग कंडीशन में, मतलब अपने पास में कोई भी काम नहीं हो, तो उस वाली कंडीशन, उस वाले टाइम को बोला जाता है क्या, आइडियल टाइम। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, डिफरेंट तरीके से अपन आइडियल टाइम निकालेंगे। अब होता क्या है कि सपोज दैट अपने पास में ये वाला जो टाइम है वो क्या हो जाए, टाई हो जाए। अब ये तो आपने निकाल लिया। सपोज दैट मान लो ये वाले जो टाइम है वो क्या कर जाए, टाई हो जाए। तो टाई अपने पास में 3 कंडीशन में आपके पास में टाई करेंगे। किस तरीके से 3 कंडीशन होंगे अपने पास में, ठीक है। तो उस केस में आपके पास में क्या होगा, उसके लिए आप देखिएगा कि ये वाले जब टाइम आपके पास में टाई करते हैं, क्या होता है, व्हेन केस ऑफ टाई का मतलब होता है कि जब सेम टाइम, अभी तो अपन ने पढ़ा था कि जब मान लो मिनिमम टाइम M1 में आता है तो उसको कहाँ से स्टार्ट कर दोगे, फर्स्ट से स्टार्ट कर दोगे। अगर वो मिनिमम टाइम M2 में आता है तो उसको कहाँ से स्टार्ट कर दोगे, लास्ट से। अगर अब अपने पास में जो टाइम आया है, जो मिनिमम टाइम आया, दोनों में सेम आ जाए तब क्या करोगे, दोनों मशीन में सेम आ जाता है। सपोज दैट अपने पास में जैसे मान लो ये कोई F जॉब है और इसका टाइम दे रखा है, सपोज दैट आपके पास में, और ये आपके पास में क्या है, G जॉब है। ठीक है, अब इनका थोड़ी देर के लिए मैं टाइम मान के चलता हूँ, तो टाइम मान के चलता हूँ, या तो इन दोनों में सेम हो सकता है। एक केस हो गया, जब आपके पास में केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 व्हेन टाई इन M1 मशीन, जब आपका टाई क्या हो, M1 मशीन में हो। सपोज दैट आपके पास में टाई पड़ता है यहाँ पर, जैसे मान लो इसका भी 8 दे रखा है और इसका भी 8 दे रखा है, तो उस कंडीशन में आप किसको पहले लिखोगे, किसको बाद में लिखोगे। तो उसके लिए आपको क्या है, जब आपके पास में किस में हो, M1 मशीन में टाई हो, तब उसको के लिए क्या करना है। तो उसके लिए सपोज दैट जब आपके पास में M1 मशीन में टाई होता है तो इनमें से कोई सा भी आप पहले से ऑर्डर डिजाइन कर सकते हो। सपोज दैट मेरे को इन्हीं दोनों के लिए ऑर्डर डिजाइन करना है, तो यहाँ से क्या कर लोगे, पहले F और उसके बाद में G। कहाँ से स्टार्ट कर दोगे, आप फर्स्ट से स्टार्ट कर दोगे। सपोज दैट अपने पास में मिनिमम टाइम आपके पास में ये है और ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपके पास में टाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, पहले आपको 1 लिख दोगे, फिर उसके बाद आपका दैट अपने पास में कौन सा लिख दोगे, दूसरा लिख दोगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका
टाई वाला सॉल्व कर सकते हो। अगर यही टाइम आपके पास में टाई करता, सब कोई डेटा आपके पास यहाँ पर होता कि ये इसमें 9 और इसमें भी 9, कौन से वाले में, अब ये आता जाता है सेकंड केस। जब केस क्या है आपके पास, सेकंड आपके पास में क्या, व्हेन टाई इन M2 मशीन, जब आपका टाई क्या हो, M2 मशीन के अंदर हो, मतलब M2 मशीन के अंदर हो, जैसे मान लो आपका ये क्या कर गया, टाई हो गया, ठीक है, मतलब दो टाइम सेम हो, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, टाई बोल देते हैं। तो जब आपके पास में क्या हो, व्हेन द टू टाइम इज द सेम इन द M2 मशीन, देन अब M2 मशीन को आपको पता है कहाँ से स्टार्ट करना होता है, लास्ट से। तो इसके लिए आप क्या कर कीजिएगा, लास्ट से आप क्या कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे, और सबसे लास्ट में कौन है आपके पास है, जी, आफ्टर दैट क्या कर दोगे, F। इन दोनों में से आप क्या कर दोगे, पहले जी और उसके बाद में क्या आ जाएगा आपके पास में F, और इसको स्टार्ट कर दोगे कहाँ से, लास्ट से। कब, जब M2 मशीन में टाई करे तब। अब आपके किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्यों ना सर हम पहले जी को लिख दें और उसके बाद में क्या लिख दें, F को लिख दें। आप लिख सकते हो, तो इसीलिए इन दिस केस जब आपके पास में टाई केस आता है तो उसमें एक सीक्वेंस नहीं बन सकता है, उसमें नंबर ऑफ सीक्वेंस बन सकते हैं। उस केस में क्या बन सकते हैं, नंबर ऑफ की सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस से ज़्यादा सीक्वेंस बन सकते हैं। तो उस केस के लिए आपके पास, अब देखिए ये तो हो गया जब M1 मशीन में था तब अपने पास में फर्स्ट केस हो गया, दूसरा था आपके पास M2 मशीन में टाई था तो दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस आता है आपके पास में क्या, कि जब when tie in M1 and M2, M1 and M2, जब आपका टाई M1 एंड M2 दोनों में हो, थोड़ी देर, ठीक है, M1 एंड M2 तक अपने पास में टाई होता है, तो उस केस में आपके पास में क्या हो जाएगा कि सपोज दैट ये वाला जो होता है तो इस तरीके से होता है, ये M1 और ये इसमें क्या आ जाएगा M2 में। तो M1 वाले को आप कहाँ से स्टार्ट कर दोगे, आपके पास में फर्स्ट से, और जो M2 में आ रहा है आपके पास में जो टाई वाला केस उसको कहाँ से स्टार्ट कर दोगे आप, से लास्ट से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, M1 एंड M2 डिजाइन कर सकते हो। किसके लिए, जब आपके पास में टाई केस हो, किस वाली कंडीशन में, M1 एंड M2 दोनों में सेम वैल्यू आए, तो उस केस में क्या कीजिएगा, आपके पास में M1 को आप कहाँ से स्टार्ट कर दोगे, फर्स्ट से, और M2 को आप स्टार्ट कर दो कहाँ से, लास्ट से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। तो अपने पास में तीनों ही कंडीशन हो गई। जब आपके पास M1 में हो तब आप कहाँ से स्टार्ट कर दोगे, फर्स्ट से टाई में, तो आप कोई से भी आप सीक्वेंस ले सकते हो, जब F ले सकते हो या G ले सकते हो फर्स्ट में, या G ले सकते हो या F ले सकते हो, कब, जब टाई टाइम हो किसमें, M1 में। और इसी तरीके से आपके पास M2 में टाई टाइम हो तो आप फर्स्ट और सेकंड लास्ट में लेना है आपको, ठीक है। और अगर इस तरीके से आपके पास में हो थर्ड केस कि व्हेन टाई इन द M1 एंड M2 दोनों में हो, मतलब एक टाइम M1 में हो, एक टाइम किस में हो, M2 में हो, तो उस केस में आप क्या करोगे कि M1 वाले को जो जॉब है उसको कहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दोगे, और जो M2 वाली जॉब है उसको कहाँ से स्टार्ट कर दोगे, लास्ट से स्टार्ट कर दोगे। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जब टाई केस होता है तो अपने पास में क्या कर सकते हैं, तीन तरीके से अपन डिजाइन कर सकते हैं, तीन केस बन सकते हैं, तीन प्रोबेबिलिटी बन सकती हैं। अब देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर अपन इस पर आपके और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए अब अपन एक क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे इसी पे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपके पास में सीक्वेंस डिजाइन करना होता है। सीक्वेंस अपन किस तरीके से डिजाइन करते हैं, उसके लिए फिर आफ्टर दैट क्या निकालना होता है, इलेप्स टाइम निकालना होता है, फिर उसके बाद में क्या निकालना होता है, आइडियल टाइम निकालना होता है, और फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए किस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास में जॉब दे रखी है, जॉब आप किसी भी तरीके से किसी भी नेम से डिनोट की जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 से की जाए, ज़रूरी नहीं है
ABCD से की जाए, ज़रूरी नहीं है आपके पास में किसी भी अल्फ़ाबेटिकल से नाम दिया जा सकता, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया ABCD एंड E। अपने पास में 5 जॉब है, ठीक है। अब इसमें मशीन में दे रखा है M1 एंड M2, 2 मशीन दे रखी है और इनको अपन को सॉल्व करना है। किसके लिए? टाइम फॉर M1 मशीन के लिए एंड टाइम फॉर M2 मशीन के लिए। इसमें दे रखा है आपके पास में 5 2 1 6 3 7 9 7 3 8 10 4। इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है। अब ये क्या है आपके पास में बोल रहा है कि फाइंड द, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द टोटल elapsed टाइम एंड आइडियल टाइम। फाइंड द टोटल elapsed टाइम एंड आइडियल टाइम फॉर M1 एंड M2। M1 एंड M2 दोनों के लिए आपके पास आइडियल टाइम फाइंड आउट करना है और elapsed टाइम फाइंड आउट करना है। ये आपके पास 5 जॉब दे रखी हैं, इन 5 जॉबों को आपको कंप्लीट कराना है। और ये वाली जो प्रॉब्लम कहलाती है आपके पास में, कौन सी प्रॉब्लम कहलाती है? तो इस वाली प्रॉब्लम को बोला जाता है क्या? N जॉब टू मशीन प्रॉब्लम। N जॉब टू मशीन प्रॉब्लम। अब इसमें जॉब तो कितनी है? 2 से अधिक है, तो इसलिए इसको दे दिया, नाम दे दिया जाता है N जॉब। और मशीन कितनी है? इसमें 2 मशीन है, तो इसलिए इसको क्या दे दिया? N जॉब 2 मशीन। अब देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें आपको सीक्वेंस निकालना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा आपको पास में? सीक्वेंस निकालना होगा। सीक्वेंस किस तरीके से निकालते थे? तो पहला अपने पास में स्टेप होता है, आपको क्या करना है? सीक्वेंस निकालना। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास में ये क्या करना है, जितनी जॉब है उतने क्या कर लीजिएगा आप, बॉक्स बना लीजिए। जैसे A 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने अपने पास में? 5 बॉक्स बना लिए, 5 अपने पास में प्लेस बना लिए। अब देखिएगा जब आपके पास में मिनिमम टाइम कहाँ से आता है? M1 मशीन में आता है, तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो। और जब आपके पास मिनिमम टाइम M2 मशीन में आता है, तो आप कहाँ से स्टार्ट कर दोगे? लास्ट से स्टार्ट कर दोगे। तो उस केस में देखिएगा सबसे मिनिमम टाइम देखिएगा। अब इसमें सबसे मिनिमम टाइम है आपके पास में कौन सा है? 1। सबसे मिनिमम टाइम आपके पास में कौन सा है? 1। तो 1 कौन सी वाली मशीन में है? M1 मशीन में। जॉब कौन सी आपके पास है? B। तो इसको आप कहाँ से स्टार्ट कर दोगे? आप फर्स्ट से स्टार्ट कर दोगे, तो इसको आपने नाम दे दिया M1 में B। इसके बाद देखिएगा आपके पास में ये वाली जॉब आपके पास में कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखिएगा अब मिनिमम टाइम आपके पास में कौन है? 2। और ये 2 किस वाले में आ रहा है आपके पास में? M2 मशीन में। 2 किस वाले में आ रहा है? M2 मशीन में। M2 मशीन वाले में आ रहा है, तो M2 मशीन को कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? लास्ट से स्टार्ट करना है। और इसमें जॉब कौन सी आपके पास में? A जॉब है। तो कौन सी जॉब? A जॉब को प्रायोरिटी देनी है आपको कहाँ से? लास्ट से, ठीक है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे इससे जस्ट कौन सा है आपके पास में? 3 है मिनिमम टाइम। और मिनिमम टाइम 3 है, तो 3 कौन सी वाली जॉब के लिए? T। और मशीन में कौन सी में आ रहा है आपके पास में? M1 में। तो इसको आप कहाँ से स्टार्ट कर दोगे? फर्स्ट से। अब 3 के बाद में आप देखिएगा कौन है? मिनिमम 4। 3 के बाद में आपके पास है मिनिमम कौन सा है आपके पास? 4। और 4 किस वाली मशीन के में आ रहा है? M2 मशीन में। 4 कौन सी वाली मशीन में आ रहा है आपके पास? M2 मशीन में। और जॉब कौन सी है आपके पास? E। तो M2 मशीन को कहाँ से स्टार्ट करना है? लास्ट से। और ये क्या हो जाएगा आपके पास? E। और यहाँ पर कौन सा बच गया आपके पास में? A आ गया, B आ गया, C आ गया, C नहीं आया, तो यहाँ पर कौन सा रह जाएगा आपके पास? C। तो लास्ट में आप क्या कर सकते हो? C को रख सकते हो, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या निकलता है? इसी को अपन क्या बोल देते हैं? सीक्वेंस। इसी को अपन क्या बोल देते हैं? सीक्वेंस। इसको क्या बोल देते हैं? सीक्वेंस। तो अब इसी सीक्वेंस से अपन को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। तो देखिए अब यहाँ से आगे क्या होता है आपके पास में? ये आपके पास में जॉब
जो सीक्वेंस निकला है उसमें आप डिजाइन कर दोगे, जो सीक्वेंस निकला है उसी में आपको क्या करना है, डिजाइन करना है। तो देखिए डिजाइन कीजिए और इसमें निकालना है आपके पास में टाइम फॉर M1। M1 में आपके पास में दो टाइम होते हैं, एक होता है इन टाइम और एक होता है आपके पास में आउट टाइम। इसी तरीके से किसके लिए निकालोगे आप, M2 के लिए भी निकालोगे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपके पास में टाइम फॉर M2 और इसमें भी आपके पास में दो टाइम आएंगे, कौन कौन से, एक आएगा आपके पास में इन टाइम और एक आएगा आपके पास में आउट टाइम। इनका मतलब है कब आपने जॉब स्टार्ट की और आउट का मतलब है कब आपने जॉब फिनिश किया, कब आपने जॉब स्टार्ट किया और कब आपने जॉब फिनिश किया। देखिएगा बहुत सिंपल वे में अपन देखते हैं किस तरीके से डिजाइन करते हैं, किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। देखिएगा इसको, तो सबसे पहले आपने जॉब का सीक्वेंस क्या निकला है आपके पास में, B D C E एंड A, B D C E एंड A, ये अपने पास में क्या निकला है, सीक्वेंस निकला है। मतलब सबसे पहले क्या करोगे आप, बी वाली जॉब को सॉल्व करोगे, उसके बाद में B, उसके बाद में E, फिर उसके बाद में E और उसके बाद में A। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपन कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो वो उसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। उस वाले को कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, जीरो से आपने स्टार्ट कर दिया और ये कहाँ तक जाएगा। देखिए बी वाली जॉब को M1 मशीन द्वारा कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, बी वाली जॉब ये रही, M1 मशीन द्वारा कितना टाइम लग रहा है 1, तो ये कितना हो जाएगा 0 + 1 इज इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा 1। 0 + 1 इज इक्वल टू आपके पास में कितना हो जाएगा 1। इसके बाद देखिएगा डी वाली जॉब अब आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो जब आपके पास M1 मशीन ने अपना बी वाला जॉब का कंप्लीट कर दिया 1, तो जब भी तो आपके पास दूसरी जॉब स्टार्ट करेगी, जब अपने पास पहली जॉब क्या कर दे, फिनिश कर दे, उसी के बाद में कौन सी जॉब स्टार्ट करेगी, दूसरी। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि इसने बी वाला जो जॉब है वो कंप्लीट कितने में किया है 1 में, तो ये क्या हो जाएगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरी जॉब जब भी तो कंप्लीट कर पाएगी जब वो पहली जॉब कंप्लीट होगी, तो पहली जॉब कब कंप्लीट हुई है 1 में, तो दूसरी जॉब का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 1। अब देखिए डी जॉब M1 मशीन द्वारा कितना टाइम लग रहा है 3, डी जॉब M1 मशीन द्वारा कितना लग रहा है 3, तो 1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, 3 आवर्स लग रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा इसका पास में 4। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, जिसका आउट टाइम कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से अब इसका इन टाइम कितना हो जाएगा 4, मतलब इसने जो डी वाली जॉब कंप्लीट हुई है कितने में 4 में, और स्टार्ट कितने में कर देगा ये 4 में। अब देखिए सीज वाली जॉब M1 मशीन द्वारा कितना टाइम लग रहा है आपके पास में 9, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 4 + 9 इज इक्वल टू आपके पास में कितना हो जाएगा 13। 4 + 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में 13, क्योंकि 9 आवर्स लग रहे हैं सी वाली जॉब को M1 मशीन द्वारा कंप्लीट करने में। इसके बाद में देखिएगा ई जॉब कब स्टार्ट हो जाएगा आपके पास में 13 पर स्टार्ट हो जाएगा। ई जॉब कब स्टार्ट हो जाएगा 13 पर स्टार्ट होगा। अब 13 के बाद में आपका ई जॉब को कंप्लीट कराने में कितना टाइम लग रहा है 10 लग रहा है, तो 13 + 10 इज इक्वल टू आपके पास में कितना हो जाएगा 23। ई जॉब को कंप्लीट करने में कितना लग जाएगा 13 + 10 इज इक्वल टू आपके पास में 23। अब इसका जो स्टार्टिंग टाइम होगा वो स्टार्टिंग टाइम कितना हो जाएगा 23, तो 23 स्टार्टिंग टाइम हो गया। अब ए वाली जॉब को M1 मशीन द्वारा कितना टाइम लग रहा है 5। ए वाली जॉब को M1 मशीन द्वारा कितना टाइम लग रहा है 5, तो यहाँ पर देखिएगा 23 + 5 इज इक्वल टू आपके पास में कितना आ गया आपके पास में 28। तो ये तो किसके लिए निकाला है अपने M1 मशीन के लिए इन टाइम एंड आउट टाइम निकला है। अब निकालें किसके लिए M2 मशीन के लिए इन टाइम एंड आउट टाइम। तो देखिएगा अब M2 मशीन पे ये बी वाला जॉब है वो कब जाएगा आफ्टर 1 आवर्स, क्योंकि 1 आवर्स तक तो किसके पास था M1 मशीन के पास में था। M2 मशीन के पास में कब जाएगा, जब ये 1 आवर्स M1 मशीन ने काम अपना कंप्लीट कर दिया। तो M1 मशीन ने अपना काम कंप्लीट कितने में किया है 1 आवर्स में, तो ये अब 1 आवर्स के बाद में जो बी वाली जॉब है वो किसके पास पहुंच जाएगी M2 मशीन के पास में। तो M2 मशीन का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपके पास में 1, मतलब इन टाइम कौन सा हो जाएगा 1। आफ्टर दैट आउट टाइम
अब आउट टाइम बी वाली जॉब M2 मशीन द्वारा कितना टाइम लग रहा है, बी वाली जॉब को M2 मशीन द्वारा कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, बी वाली जॉब को M2 मशीन द्वारा कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 1 पर स्टार्ट किया है, 6 में खत्म किया है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 7। ठीक है, 6 आवर्स लग रहा है आपके पास में, 1 पर स्टार्ट किया तो कितने में खत्म हो जाएगा, 7। अब देखिए इसने अपना काम तो खत्म किया 7 में, बट अपनी जॉब कंप्लीट कब हो गई है, 4 में। तो जब आपके पास मशीन कंप्लीट अपना काम पेंडिंग काम कंप्लीट कर लेगी, जब भी तो अपना दूसरा काम स्टार्ट करेगी। तो जब तक अपने पास में पहले जो काम कंप्लीट किया है वो कितना किया, 7 में, तो दूसरा काम कब लेगा, 7 आवर्स के बाद में। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम है स्टार्टिंग टाइम 7। ये क्या हो जाएगा, इसका स्टार्टिंग टाइम 7। आफ्टर दैट अब देखिए डी वाली जॉब M2 मशीन द्वारा कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, 8 में। तो डी वाली जॉब M2 मशीन द्वारा, तो 7 + 8 बराबर कितना है आपके पास में, 15। बराबर कितना हुआ, 15, क्योंकि 8 आवर्स लग रहे हैं किसको, M2 मशीन को डी वाली जॉब कंप्लीट करने में। अब इसके बाद है आपके पास में सी। तो सी का देखिएगा, अब इसने अपना काम, सी वाली जॉब तो कंप्लीट हो गई थी कितने में, 13 में, बट जो अपनी मशीन है, मशीन कब फ्री हुई है, 15 में। तो दूसरा काम कब स्टार्ट करेगी, 15 में स्टार्ट करेगी। और 15 के बाद में सी वाली जॉब को M2 मशीन द्वारा कितना टाइम लग रहा है, 7। सी वाली जॉब को M2 मशीन द्वारा कितना टाइम लग रहा है, 7। तो ये कितना हो जाएगा, 15 + 7 बराबर कितना हो जाता है आपके पास में, 22 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखना, इसने अपना जो M2 मशीन है अपना काम खत्म कर लिया कितने पर, 22 पर। बट इसको जो जॉब मिलने वाली थी, इसको जो काम मिलने वाला था, वो काम कब आया है, काम कब आया, 23 में। तो जो दूसरा काम जब आएगा जब तो वो स्टार्ट करेगी। तो जब इसके पास में आया कब है, 23 में, और इसने अपना पहले काम कितने में ख़त्म कर दिया था, 22 में। तो मतलब इसने क्या किया कि 1 घंटे का यहाँ पर क्या ले लिया, ब्रेक ले लिया। 1 घंटे का यहाँ पर क्या ले लिया, इसने स्टॉप ले लिया। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टार्ट करेगा वो कितने में करेगा, 23 में। अब देखिए ई वाली जॉब को M2 मशीन द्वारा कितना टाइम लग रहा है, 4। तो 23 + 4 = आपके पास कितना होगा, 27। 23 + 4 = अपने पास में कितना होगा, 27। अब देखिएगा, अब इसके लिए अगेन इसने अपना काम खत्म कर लिया था कितने में, 27 में। बट स्टार्ट कब कर वो, बट इसको जॉब कब मिली थी, 28 में। तो अब अगला काम कब स्टार्ट करेगा, 28 में। इसको 28 में क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा। और अपने पास में इसमें टाइम कितना लग रहा है, 28 + ए वाली जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 2। तो 28 + 2 बराबर हो जाएगा आपके पास में कितना, 30। बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, 30। तो ये जो आपने स्टार्ट किया 0 से 30 तक, तो टोटल एलेप्स टाइम हो गया आपके पास में कितना, 30। अब इसके बाद निकालिएगा आप क्या, आइडियल टाइम फॉर M1 के लिए और आइडियल टाइम फॉर M2 के लिए। तो देखिएगा, आइडियल का मतलब क्या होता है कि स्टॉपिंग कंडीशन फॉर M1 मशीन के लिए और स्टॉपिंग कंडीशन फॉर M2 मशीन के लिए, M1 मशीन एंड M2 मशीन। ये क्या निकाल रहे हैं अपन, आइडियल टाइम। ये क्या निकाल रहे हैं अपन, आइडियल टाइम। तो आइडियल टाइम का देखिएगा, इसमें सबसे पहले M1 के लिए देखिएगा, फिर M2 के लिए देखिएगा, फिर M3 के लिए देखिएगा। तो सबसे पहले M1 के लिए देखिएगा, M1 ने 0 पर काम स्टार्ट किया, 1 पर ख़त्म किया, फिर अगेन 1 से स्टार्ट किया, 4 पर ख़त्म कर दिया, फिर 4 से अगेन स्टार्ट कर दिया, फिर 13 पर ख़त्म किया, फिर 13 से अगेन स्टार्ट कर दिया 23 पर, और 23 से अगेन स्टार्ट कर दिया और 28 पर अपना काम खत्म कर दिया। मतलब इसने क्या किया, 28 में अपना काम खत्म कर दिया। बट आपका काम कंप्लीट कब हुआ है, 30 में। बट आपका काम कंप्लीट कब हुआ है, तो यहाँ पर इसने 0 इलेप्स टाइम है, यहाँ पर 0 इलेप्स टाइम है, यहाँ पर 0 इलेप्स टाइम है, यहाँ पर 0 इलेप्स टाइम। अब जो यहाँ पर जो टाइम आएगा वो कितना है, टाइम आएगा 2। अब बोलोगे कि 2 कहाँ से आया सर, तो 2 कहाँ से आया, क्योंकि आपने इसने अपना काम तो ख़त्म कर लिया था कितने में, 28 में। बट इसका टोटल काम कब तक चला है, 30 तक। तो 2 घंटे का इसने क्या किया, रेस्ट लिया। 2 घंटे का क्या लिया, इसको रेस्ट लिया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 30 - 28 = अपने पास में कितना होगा, 2 = कितना होगा, 2। अब देखिएगा इसके लिए M2 मशीन के लिए,
M2 मशीन ने फर्स्ट में 0 से स्टार्ट हो चुका है, बट M2 मशीन कब स्टार्ट हुई है 1 पर, मतलब 1 घंटे का। तो इससे पहले ही स्टार्टिंग में आपने क्या ले लिया, ब्रेक ले लिया था। 1 घंटे का आपने यहाँ पर ब्रेक ले लिया, ठीक है। अब देखिए 7 पर काम खत्म किया, 7 से अगेन स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर कितने का ब्रेक लिया है, 0 का। 15 पे खत्म किया, 15 से अगेन स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर कितने का लिया है, 0 का। 22 पर अपना काम खत्म कर दिया, पर स्टार्ट कब किया है 23 में, तो कितने घंटे का रेस्ट ले लिया, 1 घंटे का। इसको ने कितने घंटे का रेस्ट ले लिया, 1 आवर्स का, 1 आवर्स का रेस्ट ले लिया। अब यहाँ पर देखिए 27 पर अपना काम खत्म कर लिया, बट स्टार्ट कब किया है 28 था, तो इसको अपने पास में कितना टाइम ले लिया अब इसने, 1 आवर्स का इस पर अपने पास में। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, इसको बोला जाएगा तो टोटल इलैप्स टाइम, टोटल इलैप्स टाइम अपने पास में कितना आया है 13 आवर्स। अगर ये आवर्स में दे रखा है तो आवर्स में आएगा, डे में दे रखा है तो डे में आएगा, और वीक में दे रखा है तो वीक में आएगा। तो यहाँ पर आवर्स में तो ये क्या आ जाएगा 13 आवर्स। ये कहाँ से आया, यहाँ पर ये अपने पास 0 से स्टार्ट किया, अपने पास में प्रोजेक्ट के जितने में कंप्लीट हुआ है वो क्या कहलाएगा आपके पास में टोटल इलैप्स टाइम। तो टोटल इलैप्स टाइम अपने पास में कितना है 13 आवर्स। इसके बाद देखिएगा आइडल टाइम फॉर M1 मशीन, आइडल टाइम फॉर M1 मशीन। तो आइडल टाइम M1 मशीन के लिए कितना है 0 + 0 + 0 + 0 प्लस, और ये कितना आ जाएगा 2। तो आइडल टाइम फॉर M1 मशीन के लिए कितना आ जाएगा आपके पास में 2 आवर्स। अब देखिएगा आइडल टाइम फॉर M2 मशीन, M2 मशीन के लिए आइडल टाइम कितना आ जाएगा 1 + 0 + 0 + 1 + 1। तो टोटल आइडल टाइम कितना हो जाएगा आपके पास 1 + 1 + 1 इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 03 आवर्स। तो ये क्या निकल जाता है आपके पास इलैप्स टाइम, आइडल टाइम। और एक बार दोबारा से देखिएगा, रिपीट करते हैं अपन। सबसे पहले आपके पास में 2 मशीन, बहुत सारी n जॉब 2 मशीन क्वेश्चन दे रखा है, और इस वाले में आपको क्या निकालना है टोटल इलैप्स टाइम एंड आइडल टाइम निकालना होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, M1 मशीन के लिए ये प्रोसेसिंग टाइम दे रखा है, M2 मशीन के लिए ये प्रोसेसिंग टाइम दे रखा है। और इससे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले सीक्वेंस निकालना होता है। तो सीक्वेंस में क्या निकालना होता है, मिनिमम टाइम देखना होता है, और वो मिनिमम टाइम अगर M1 में आता है तो इसको स्टार्ट कर देते फर्स्ट से, और अगर M2 में आता है तो उसको स्टार्ट कर देते कहाँ से, लास्ट से, ठीक है। अब लास्ट से तो ये सीक्वेंस निकला सबसे पहले, तो सीक्वेंस निकाला, और इस वाली सीक्वेंस में ही अपन को क्या करना होता है, प्रॉब्लम को डिजाइन करना है। तो ये वाला सीक्वेंस आ गया। अब क्या निकालना है, टाइम फॉर M1 मशीन, टाइम फॉर M2 मशीन। तो जिनमें अपने पास 2 टाइम निकलते हैं, एक निकलता है इन टाइम और एक निकलता है आउट टाइम। इन टाइम का मतलब होता है स्टार्टिंग टाइम, और आउट टाइम का मतलब होता है फिनिशिंग टाइम, जिसमें अपन को क्या हो जाता है, एक्टिविटी फिनिश हो जाती है, या मान लो आपके पास जॉब कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इनके लिए स्टार्टिंग टाइम जो आपके पास फिनिशिंग टाइम था, ठीक है, 1 फिनिशिंग टाइम 1 स्टार्टिंग टाइम, 4 फिनिशिंग टाइम 4 इसका दूसरी वाली एक्टिविटी का, दूसरी वाली जॉब का स्टार्टिंग टाइम, 13 फिनिशिंग टाइम, तो 13 इसका स्टार्टिंग टाइम, 23 स्टार्टिंग वो फिनिशिंग टाइम, और 23 इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं M1 और M2 के लिए निकाल सकते हैं। फिर आपके पास टोटल इलैप्स टाइम, टोटल इलैप्स टाइम का मतलब है कि प्रोजेक्ट का कितने कंप्लीट हुआ 13। आइडल टाइम फॉर M1 के लिए, आइडल टाइम फॉर M2 के लिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 2 मशीन n जॉब के लिए कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपके पास नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो।